हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ स्काई सीसी। तो आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट है वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इस एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई और कंपनी के जो निजी व्यापारी कर्मचारी थे उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई। तो और सेकंड एक्ट है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको व्यापारिक शक्तियाँ प्रदान की गई और साथ ही जो कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य थे उनका पृथक्करण किया गया। और जो पहली बार जो भारतीय क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। अब जो थर्ड एक्ट था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट में कहा गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त और जो ईसाई थे उन्हें अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई भारत में। और भारत में जो विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी ब्रिटिश। और अब बात करते हैं 1833 का चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। इस एक्ट में जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही जो भारतीयों पर रंग, जाति, धर्म के वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया और जो भारत का गवर्नर जनरल को फिर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और प्रशासनिक मामलों का केंद्रीकरण किया गया। अब बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। तो इस एक्ट में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोड ऑफ कंट्रोल समाप्त और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल रखेगी और भारत के जो सचिव के पद का सृजित किया गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम अब वायसराय कर दिया गया। अब बात करते हैं 1861 का भारत पार्षद अधिनियम एक्ट। तो इस एक्ट में जो कानून बनाने की शक्ति थी उसमें भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की गई और साथ ही प्रांत जो थे उनमें विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और साथ ही प्रांतों को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और जो वायसराय थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। अब बात करते हैं 1892 का भारत पार्षद अधिनियम एक्ट। तो इस एक्ट में जो विधान परिषद के जो सदस्य थे उन्हें प्रश्न पूछने का और बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही इस एक्ट में विधान परिषद के राज्यों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अब जो एक्ट था वो था 1919 का भारत पार्षद अधिनियम एक्ट। तो इसमें पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस एक्ट में भारत सचिव जो मुसलमानों के लिए संप्रदाय निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और साथ ही भारत सचिव के लिए भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं 1919 का भारत पार्षद अधिनियम एक्ट। तो इस एक्ट में जो शिक्षा थी, संपत्ति थी, कर थी, उसके आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रांतों में आसीन कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित आरक्षित विषय आंग्ल भारतीय, सिखों, ईसाइयों के को अधिकार दिए गए। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान आज भी है।
लिखित रूप में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है और प्रांत जो है इनमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका की गई है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई है और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, और इस एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई है। अब 1947 का भारत शासन अधिनियम एक्ट, तो इस एक्ट में वायसराय केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया है। संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे कहा गया है। और भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई है। भारत तथा अगला इसका पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राज्यों की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।